हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। सो आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 10th मैथ्स है और चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन है। आपने थंबनेल को देख लिया होगा, मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास किस तरह की होती है आपको पता है। मैराथन क्लास में आपका पूरा एक ही वीडियो के अंदर में आपके रियल नंबर का पूरा कंटेंट कंप्लीट करा दूंगा। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा रियल नंबर के रिगार्डिंग, यानी वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि इस क्वेश्चन को वास्तविक संख्या वाले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को पहले चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को समझने में। तो आज के बाद जो आप वीडियोस जो आप देख रहे हो, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी रिगार्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर। पहले चैप्टर से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं सभी कंसेप्ट्स को आपको इस तरीके से क्लियर कर दूंगा कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ये लेक्चर आपका 1 घंटे में खत्म हो जाए या फिर 1.5 घंटे का भी हो जाए, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ज्यादा कराने वाला हूं, तो आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी ज्यादा आएगी। क्वेश्चन जितने ज्यादा मैं आपको कराऊंगा, कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा आपके क्लियर होंगे। एक एक कॉन्सेप्ट से आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करेगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, तभी आपको पूरा डिक्टेशन एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर आप खुद से रिवीजन करने बैठते हो तब भी आप 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट रिवीजन नहीं कर पाते, लेकिन इसमें आप पूरा 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लोगे। सो गाइस, पूरा वीडियो को देखना है और कंप्लीट रिवीजन आपको पूरा कंप्लीट करते हुए चलना है। तो मैं लोकेश सैनी अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। शुरू करते हैं। पहली बात तो हमको इसमें क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब करनी है पहले चैप्टर के अंदर, ठीक है, यानी कि कौन सी चीजें हैं जिनसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए, एग्जाम का प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होना चाहिए हमारे लिए। एग्जाम को हम कोई भी एग्जाम हम अगर दे रहे हैं, हमारा एग्जाम है, हमारा टारगेट है, हमारा जो टारगेट है बोर्ड एग्जाम है। क्या है? बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम हमारा टारगेट है और नंबर जो लाने हैं हमको 90 प्लस लेकर के स्कोर करना है। तो हमको क्या करना है कि हमको मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स उन पर ध्यान देना है जो प्रीवियस ईयर ज्यादातर पूछे जाते हैं। उनको हमको अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि जो हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो तो हमसे से छूटना ही नहीं चाहिए, वो तो हमको करना ही करना है। देखिए, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं ऐसे जो हर बार पूछे जाते हैं, उन पे हमको ज्यादा फोकस करना है। तो उसके बाद जो कभी कभी बार पूछे जाते हैं उन पे फोकस करना है, और जो कभी पूछे गए ही नहीं है उनके बारे में हमको बात भी नहीं करनी है, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही ये है कि हमको उस पर ध्यान ज्यादा देना है जो पेपर में ज्यादा बार पूछा जाता है। बेसिकली हमको उन टॉपिक्स को ज्यादा कवर करके चलना है, उन टॉपिक्स के और ज्यादा फोकस करना है जो हमसे बार बार पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो सबसे पहले टॉपिक का हम डिस्कशन करते हैं। सो गाइस, पे अटेंशन। और आपसे हर बार की वीडियो के अंदर, इस बार भी वीडियो के अंदर यही बात जो इम्पोर्टेंट होती है, और हर बार यही बात मैं कहता हूँ, आप रिवीजन करने के लिए बैठे हो, मैराथन सेशन लेने के लिए बैठे हो, तो आप प्लीज अपनी बुक, अपने पेन और अपनी एक रफ कॉपी साथ में लेकर बैठे। कॉन्सेप्ट में समझाता हुआ चले, आप हाथ के हाथ नोट करते हुए चले, और जो मैं क्वेश्चन करने के लिए कहूँ आप उसको भी करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है हमको। पहला जो स्टेप है, तो तरीका क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन मेथड, या यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या फिर तरीका, जो कुछ भी आप बोलना चाहो उसको बोल सकते हो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपके कॉन्सेप्चुअली अगर मैं देखूं, पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैं रिवीजन करके आया, मैंने रिवीजन देखा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा मैंने, तो उसमें आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हर बार एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, और यूक्लिड विभाजन से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है उसको मैं डिस्कस करूंगा। उसको मैं बहुत अच्छे से शार्पली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और 4-5 क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे से समझते हुए। तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला कंसेप्ट है यूक्लिड विभाजन से वो क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा,
ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि 26 और 91, मैंने दो क्वेश्चन लिया, 26 और 91 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करो। यानी कि मुझे क्या करना है, इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। ज्यादातर क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन की जो थ्योरम है उससे हम HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF। तो अब हमको समझना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF को कैसे निकालते हैं, क्योंकि पेपर में आपसे पूछे जा चुके वाला जो मतलब पहले जो पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन है आपका 26 91 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। ये शायद आपके 2022 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो 26 और 91 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। तो करने का तरीका क्या होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाऊं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या चीज होती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या चीज होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया कि मुझे डिवाइड करना है 17 में 8 से। ठीक है, मुझे डिवाइड करना है 17 में 8 से। तो मैं क्या करूंगा, 8 का भाग 17 में देता हूं तो 8 दूनी 16 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इस रिमाइंडर को अपने एक फॉर्मेट में लिखने का तरीका जो होता है, इस सिस्टम को मैं अगर एक तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं कि 8 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 17। देखिएगा 8 दूनी 16 और रिमाइंडर को जोड़ दिया इक्वल टू 17 ही निकल कर आएगा। तो इस जो फॉर्मेट को मैं लिखता हूं, इस फॉर्मेट को कि ये दोनों जो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या यानी भागफल और ये भाजक होता है, इससे मुझे भाग लगाना है और भागफल जो आंसर निकल कर आना है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूं, इस वाले और इस वाले का मल्टीप्लिकेशन, और जो रिमाइंडर बच रहा है यानी कि शेषफल बच रहा है उसको मैं जोड़ दूं तो वो भाज्य जो बीच वाली संख्या है उसके बराबर आ जाता है। तो ये तरीका जो लिखने का तरीका होता है हमारा कि 8 गुणा 2 प्लस 1 इक्वल टू इतना। तो ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन लिखने का तरीका होता है। इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन को मानते हैं। तो ये तो हो गया आपका यूक्लिड विभाजन का तरीका। इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन को मतलब लिखते हैं। अब इस सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। आई होप आपको मजा आएगा समझने में। प्लीज पेशेंस रख करके वीडियो को देखना, क्योंकि क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी वीडियोस को देखते हो, यानी क्या ये चीज तो मुझे आती है, स्किप करते हुए चले आगे बीच में से देख लिया। थोड़ा सा पेशेंस रख के कीजिए। मैं कहता हूं कि आप अगर एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो ये मेरा आपसे 101% वादा है कि आप अगर पूरा वीडियो देखते हो तो आपको पहले चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वैसे मैं पूरी कंप्लीट अपना तरफ से कोशिश करूंगा कि एक भी डाउट आपका ना रहे, क्योंकि हर तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस तरीके को मैं आपको डिस्कस करके जरूर बताऊंगा। 2691 का HCF ज्ञात करना है मुझे। तरीका ये होता है कि सबसे बड़ा नंबर है, मुझे इसको इधर लिख लेना है, फिर बराबर का साइन, स्टेप 1 जिसको हम बोल सकते हैं स्टेप 1। मुझे क्या करना है, 91 को मैंने इधर लिख लिया। अब मुझे 26 से 91 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 26 दूनी 52, 26 दिया ज्यादा हो जाएगा, कितना होगा 26 दिया 78, 26 चौके तो ज्यादा हो जाएगा, 26 दिया 78। माइनस करते हैं, कितना बचेगा, 11 में से आ जाएगा 3 और 8 में से 7 जाएगा तो 1। तो अब देखिए इस 91 को लिखने का तरीका क्या होगा कि 26 गुणे 3 प्लस के 13। मैं यहां लिख दूंगा इसको 26 गुणा 3 प्लस के 13। फिर मुझे क्या कर लेना है, इसमें से इस 20 वाले 6 वाले नंबर को मुझे यहां पर लिख देना है, 26 को यहां पे, और किससे भाग लगाना है, जो रिमाइंडर बच गया है 13 रिमाइंडर बच गया है उससे मुझे भाग लगाना है। किसमें, 26 में। 13 दूनी 26, क्रॉस निकल कर 0 आ गया,
ये प्रोसीजर कब खत्म करना है, भाग लगाने वाला, तब तक जीरो ना आ जाए। हमारा क्या निकल कर आ गया, जीरो निकल कर आ गया। तब मुझे इसको भी इसी तरीके से लिख देना है 13 × 2 प्लस के 0। तो अब इसमें HCF कौन सा होगा, इसमें HCF वो होगा जिस नंबर से आपने सबसे लास्ट में भाग लगाया है। कौन से नंबर है जिससे आपने लास्ट में भाग लगाया था, 13 से। तो 13 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो HCF कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 13। ये हो गया तरीका कि HCF ज्ञात करने का। कौन से मेथड से HCF ज्ञात करने का, आपका मेथड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF को किस तरीके से निकालते हैं। तो ये तरीका आपको हो गया। प्लीज आप इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको और दो एक क्वेश्चन और समझाता हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिएगा, अब मैं दो चार क्वेश्चन आपको इस यूक्लिड विभाजन यानी आपके टाइप जो कॉन्सेप्ट था पहला हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF को ज्ञात करने वाला, उसको मैं आपको दो चार क्वेश्चन से और ज्यादा वेरीफाई करता हूं और ज्यादा क्लियरिटी लाता हूं उस कॉन्सेप्ट के अंदर। देखिएगा, एक क्वेश्चन से नहीं हमको सॉल्व करने का, इसको मैं पूरा कंप्लीट मिटा देता हूं। चलिए ठीक है, अभी तो काफी टाइम है इसमें, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, इसके अंदर इसको मिटा देते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको समझा दिया क्या टॉपिक था। प्लीज गाइस आप पे अटेंशन होकर थोड़ा सा पेशेंस रखकर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करके मैंने पूरा कंटेंट तैयार किया हुआ है, आप प्लीज पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको पूरा बेनिफिट इसका मिल पाएगा। देखिएगा, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। HCF ही ज्ञात करना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 420 और 130, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करना है हमको। तो क्या करना होगा, बड़े नंबर को इधर लिख लेना है और आपको क्या करना है, छोटे नंबर से इसमें भाग लगाना है। ये वाला भाग आपको साइड से करना है। कितनी बार लगभग जाएगा आपका, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, ज्यादा हो जाएगा 13 3 39। तो 130 तिया 130 का मल्टीप्लाई 3 में करते हो तो 390, माइनस करोगे 0, 12 में 3 बचेगा 30। तो अब इसको क्या करना है मुझे, 130 और 3 और 30 को इसको किस फॉर्मेट में लिख देना है, यूक्लिड एल्गोरिथम की में। 130 मल्टीप्लाई 3 प्लस 13, ठीक है। अभी ये कंप्लीटली जीरो खत्म नहीं हुआ है, तो इसको और करना है। ये तो हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा, 130 आपकी इधर आ जाएगी, ठीक है। अब 130 आपकी इधर आ गई। अब आपको डिवाइड किससे करना है, 30 से, जो रिमाइंडर बच जाता है 30 से डिवाइड करेंगे 130 में, कितनी बार जाएगा, 3 3 9 3 4 12 है, 120 4 बार, बचेगा रिमाइंडर कितना, 10। तो आपको फिर भी इसको इसी तरीके से लिख देना है 30 × 4 प्लस के 10, ठीक है। ये लिख दिया। अभी भी ये जीरो निकल कर नहीं आया, तब आपको क्या कर लेना है, इस वाले नंबर को 30 को यहां लिख देना है। अब आपको रिमाइंडर से डिवाइड करना है। 30 को मैंने यहां पर लिख दिया। अब रिमाइंडर क्या है, 10। 10 से डिवाइड करना है किसमें, 30 में। 10 तिया 30, कितना बच गया, 0 बच गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। बचा कितना, 10 × 3 प्लस के 0। अब लास्ट का जो नंबर है जिससे मैंने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 10 से, तो वही आपका HCF निकलकर आ गया। तो HCF कितना होगा इसका, इस वाले नंबर 420 और 130 का HCF होगा आपका 10, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इट्स माय प्रॉमिस। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 135 और 255, ठीक है। 135 और 255 का अब आपको एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन के अंदर देखिए, अगर ऐसा कहता है कि आपको HCF निकालना है,
कहे कि 135 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तब आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, जैसा आपको एचसीएफ की जितने भी कोई भी मेथड आता हो आप अप्लाई करके सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कहता है कि 135 और 255 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए, तब तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही यूज करनी है। अब हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस वजह से मैं बार-बार यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है, उसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। तो आप सॉल्व करते हैं तो बड़ी वाली नंबर कहाँ आएगी, इधर आ जाएगी, 255 नहीं है 225 है ये। बड़ा वाला नंबर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और डिवाइड किससे करना है, 135 से। 135 का डिवाइड देना है मुझे 225 में, तो 135 का एक बार ही जाएगा, ठीक है। 135 से कर 135, दो बार दूंगा तो ज्यादा निकल जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो 0, 13 और 7 और 2 9, इतना बचेगा 90। मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, 135 गुणा 1 प्लस के 90। अब क्या है, अभी तो 90 ही आया है, मुझे क्या लाना था, रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक मैं इसको सॉल्व करूंगा सेम प्रोसीजर से। 135 है तो 135 लिखूंगा इधर, फिर 90 से डिवाइड, जो रिमाइंडर बच जाता है उससे डिवाइड, और जिससे शुरुआत में देते हैं उसमें फिर दोबारा से डिवाइड, ठीक है। अब करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 होता है, तो 90 का 90 करते हैं तो यहाँ पर बचेगा आपका 5, 9 और 4 13। तो इसको फिर इस तरीके से लिखेंगे आप, 90 गुणा 1 प्लस के 45, ठीक है। अब 90 इधर लाना है, 90 को इधर लाएंगे और डिवाइड कैसे देंगे, 45 से। 45 से डिवाइड लगाना है 90 में, 45 दूनी कितना होता है, 90, ठीक है। तो 45 दूनी 90, कितना रिमाइंडर बच गया, 0। अब जब रिमाइंडर 0 बच गया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम एंड हो गया। तो 45 गुणा 2 प्लस के 0। अब जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो क्वेश्चन का एंड हो जाता है। तो फिर एचसीएफ कौन सा लेना पड़ता है, एचसीएफ वही लेना पड़ता है जिससे आपने आखिरी में भाग दिया। आखिरी में भाग मैंने किससे दिया है, 45 से। एचसीएफ कितना निकल कर आ जाएगा, 45। आई होप आपको ये एचसीएफ निकालने वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं मैंने उनको उठाया था और उनको मैंने समझाने की कोशिश की और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपसे क्लियर करने की कोशिश की। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ, यानी कि ये तो थे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट नंबर 1 से 3 क्वेश्चन आसानी से मैंने आपको समझा दिए। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर अगले की तरफ और उसमें समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कुछ क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, पर टाइप थोड़ा सा अलग है, उनकी समझने के तरीके थोड़े से अलग हो सकते हैं, तो उनको समझते हैं। प्लीज आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। चलिएगा, अब देखिए, अब आपने इसको समझ लिया। अब चलता हूं मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में वैसे तो ज्यादातर इनको पूछा नहीं जाता है, पर हो सकता है कि पूछ लिया जाए। 1-2 बार पूछा जा चुका है, इस वजह से मैंने इनको क्वेश्चन को उठाया है अपने मैराथन क्लास के अंदर। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और मजेदार है, बस आप वीडियो को पूरा देखेंगे और थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या चीज है वो समझते हैं हम। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है और मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। पहले आप क्वेश्चन को लिखूंगा तो आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या चीज है, ठीक है। देखेंगे सभी लोग। देखिए क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है, इस वजह से मैंने इसको पिकअप किया, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैंने बताया आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या चीज होती है, उसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड डिवीजन, इंग्लिश में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है हमारी वो होती है अभी a बराबर बी क्यूब प्लस आर। मीन्स ये है कि जैसे मान के चलिए कि मैंने एक नंबर लिया है a जिसमें मैंने डिवाइड लगाया है b से, और आपका रिमाइंडर सॉरी भागफल आता है q यानी कोशिएंट कहते हैं शायद इसको, हाँ q, और रिमाइंडर आता है आपका r। तो अब आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हो तो कैसे लिखोगे, b into q प्लस r बराबर में a, तो b into q प्लस r बराबर में a, तो a बराबर b क्यूब प्लस के r। ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने आपको शुरुआती क्वेश्चंस में बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या चीज होती है, तो आपको इसका और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में इसको ऐड, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर को यानी शेषफल को ऐड करना है, वो इसके इक्वल आता है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, यही चीज है आपकी। तो दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो इसमें देखिए करना आपको कुछ नहीं है, सॉल्यूशन आपको इसमें इसी के अंदर प्रोवाइड है, बस आपको थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में लिख देना है क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा आप इसको लिख करके समझा दोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखना क्या है, मान लीजिए सॉल्यूशन में लिखना है आपको, मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब आपके पास a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर b क्यूब प्लस r होता है, जहां b बराबर क्या है 6 है, तथा r की जो वैल्यू है 1 3 5 तक है, ठीक है, 1 से सॉरी, r की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू ग्रेटर देन r और इक्वल टू या लेस देन 5। तो r की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर लिख सकता हूं मैं 1 3 5, 1 और 3 और 5 ये रहेगी आपकी r की वैल्यू। b की वैल्यू हमने यहाँ से 6 को पुट अप किया और q आपके पास पहले से प्रोवाइड है। तो अब आपको क्या करना है, अतः अब आप यूक्लिड विभाजन से करते हो, यूक्लिड विभाजन। देखिए मैंने किया कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं आपको समझाता हूं कि जैसे इसमें कहा था कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो मैंने कहा कि धनात्मक पूर्णांक a है हमारे पास, ठीक है, जो कि 6q + 1 के रूप का होता है। तो 6q + 1 तो मैंने वैल्यू ले ली कि b की वैल्यू हमारी 6 है, इधर से b की वैल्यू के इक्वल पर बैठ रहा है, क्योंकि देखिए q यहाँ पर है, q यहाँ पर है, तो b की वैल्यू हमारे 6 हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि b की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब रिमाइंडर क्या है, आपके सभी ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 है, तो मैंने रिमाइंडर को मान लिया कि r की वैल्यू 1 के इक्वल और 5 के इक्वल है और बीच की वैल्यू के भी बराबर है। तो मैंने किया कि r बराबर 1 3 5 है। तब यूक्लिड से करता हूं मैं, तो यूक्लिड क्या कहती है, a बराबर b की जगह 6q प्लस r की जगह पर 0 भी पुट कर सकता हूं, 1 से लग सकता हूं, और a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 5, ठीक है। इतना करने के बाद आपको लिख देना है अतः, इतना लिखने के बाद आप लिख दोगे कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 5 अतः 6q + 3 के रूप का होता है। इतना आपको लिखते कर बस इसमें वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करके बता देना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपको सभी चीजें गिवन में है, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है और वैल्यूज को आपस में पुट कर देना है। b की वैल्यू को मैंने यहाँ से उठाया, r की वैल्यू को मैंने इनके अकॉर्डिंग उठाया, 1 3 5 थे तो मैंने 1 3 5 को इसके अकॉर्डिंग सेट किया, 1 3 5, r की वैल्यू 1 लेस, r की वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और r की वैल्यू 5 लेस देन इक्वल टू 5, इसके इक्वल मैंने सॉल्व कर दिया इसको। इससे ज्यादा सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता, हो भी सकता है तो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। इसको मैंने सबसे शॉर्टेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की। प्लीज आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है, फिर मैं इसको इसी तरीके का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं।
देखिए अब अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब देखो करना क्या है, वही सेम प्रोसीजर, सॉल्यूशन लिखोगे आप, लिखोगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, तब यूक्लिड डिवीजन से, यूक्लिड डिवीजन लिखोगे, यूक्लिड विभाजन क्या होती है आपकी, a बराबर b क्यूब प्लस के r, जहां अब b की वैल्यू क्या लोगे, पहले क्वेश्चन में था 6 क्यूब प्लस 1, तो b की वैल्यू हमने 6 ली। अब यहाँ b क्या है 3, तो हम यहाँ लिखोगे b बराबर 3 है। r क्या है, r देखिए एक तो 0 बन जाएगा और एक तो r आपकी 1 बन रही है, और यहाँ पर आप 0 लिख सकते हो क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 ले सकते हो। r बराबर एक बार 0 ले लिया, एक बार 1 ले लिया। अब आपको यूक्लिड विभाजन से करना है, तब क्या होता है, a बराबर b क्यूब प्लस 1 होता है, सॉरी b क्यूब प्लस r होता है, तो a बराबर b की जगह पर 3 क्यूब प्लस r बराबर कितना होगा, एक बार 0। तो अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका वर्ग, पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m प्लस इसके रूप का होता है कि नहीं, तो मुझे इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर 3 क्यूब का होल स्क्वायर, ये a का स्क्वायर 3 क्यूब का होल स्क्वायर में किस हिसाब से लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं। अब मैं देखिए 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो मैं इस 3 क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, मैं इस 3 क्यू स्क्वायर को यहां पर मान लूं कि 3 इंटू एम है, ये 3 इंटू एम है, तो एक निकल कर आ गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। अब की बार मैंने निकाल देना 3m प्लस 1 के रूप का होता है। एक बार मैंने निकाल दिया 3m के रूप का, मैंने 3 के स्क्वायर को m मान लिया यहाँ पर, तो 3m के रूप का होगा। अब की बार में अतः पुनः करोगे तो क्या मिलेगा, a बराबर b क्यूब प्लस के r, b की जगह पर 3 और क्यूब, r की जगह पर आपके पास 1 है, दोनों तरफ क्या करोगे, वर्ग। क्वेश्चन जैसा कह रहा है उसी तरीके से मैं कर रहा हूं, मैं इसमें कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं। b की वैल्यू इसने मुझे प्रोवाइड की 3 है, r की वैल्यू भी इसने मुझे प्रोवाइड की 3 है, बस कहा क्या इसने वर्ग करना है, तो मैंने वर्ग कर दिया, इधर भी मैंने वर्ग कर दिया, कुछ भी तो नहीं कर रहा। सेम प्रोसीजर है, आप एक दो बार क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, अपने हाथों से करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा बिल्कुल अच्छे से देखोगे, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। अब देखिए a का स्क्वायर हो जाएगा इधर 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व करते हो कितना हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर, और ये 1 प्लस 3 दूनी 6 क्यूब। अब मैं इन दोनों को पास में ले लेता हूं, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1। अब क्या करना है, मुझे 3m के रूप का लिखना है। देखिए मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले लूं, 3 ही कॉमन लेता हूं मैं सिर्फ, यहां पर बचेगा आपका 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इधर प्लस 1। इस वाले को पूरे को मैं क्या मान लूं, m, इस पूरे को कंप्लीट को मैं क्या मान लूं, m। देखिए 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, a स्क्वायर बराबर 3, इसको मैं m लिख सकता हूं 3m प्लस 1, यानी आखिर में मुझे सिर्फ यहाँ पर 3 लाकर दिखाना था और यहाँ पर 1 लाकर दिखाना था, जो भी अंदर इसके आएगा वो मैं m मान लूंगा। तो मैंने इसको m मान लिया, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का, और a स्क्वायर बराबर 3m, यानी इस 3m के रूप का भी होता है। तो मैं लिख दूंगा अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे वर्ग कहा उसने वैसा ही मैंने वर्ग किया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप के क्वेश्चन थे। किसी भी बच्चे को, अगर कोई भी स्टूडेंट को डाउट होता है तो आप थोड़ा सा प्रीवियस करके वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, समझ में आ जाएगा।
नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, वहां पर भी मैं आपको डाउट्स बता दूंगा। प्लीज गाइस आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए। फिर मैं अगले कंसेप्ट नंबर 3 की ओर बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसी तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछ सकता है कि 3m प्लस किसी का वर्ग पूछ लिया तो वर्ग वाला बता दिया, डायरेक्ट वाला पूछा तो मैंने डायरेक्ट वाला भी बता दिया। अब आपसे ज्यादा से ज्यादा अगर घन वाला पूछेगा तो आपको इसमें क्या कर देना, दोनों तरफ घन कर देना, दोनों तरफ घन कर देना, घन मतलब क्यूब वाला। और इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता वो, ठीक है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। मैं यह कहता हूँ आपसे कि अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो रियल नंबर का वाला जो पहला चैप्टर है जिसमें से आपको लगभग 5 या 6 नंबर का पेपर आता है, कम से कम 5 नंबर का तो आप मान ही लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो हर बार पूछा जाता है, 3 या 4 नंबर का आना ही आना है उसको, ठीक है। और एक ये यूक्लिड विभाजन हो गया, ये तो पक्के हैं आपके, कंफर्म लिखवा लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में आने जरूर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कंसेप्ट नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 को डिस्कस करता हूं। और ये 3 का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आप ये कहोगे यार सर तो सभी मतलब पूरे पहले चैप्टर में जो जो भी कराया है सर ने, कॉन्सेप्ट 1 दिया आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दिया, कॉन्सेप्ट 2 भी इंपॉर्टेंट बता दिया, कॉन्सेप्ट 3 भी इंपॉर्टेंट बता दिया, क्या मतलब पूरी ये इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट में है। देखिए मैंने जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, किताब के अंदर काफी कुछ है, पर मैंने सिर्फ उनको क्लिक किया है, यानी उनको मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को उठाया है जो वाकई में इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि इनसे क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है नहीं भी आए, मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया है, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने कॉन्सेप्ट्स उठाए हैं कि हाँ ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने किस तरीके से कॉन्सेप्ट उठाए हैं, मैंने पिछले साल के पेपर्स को देखा है, पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखा मैंने, उसमें से देखा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा पूछा जा सकता है, उसके हिसाब से जो कॉन्सेप्ट बन के निकल कर आए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस करता हूं। इसी को बनते हैं मैराथन क्लास। कुछ क्या है, कुछ किस तरीके से है कि आपको क्वेश्चंस कराते हुए चलते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पहले मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट को कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कुछ के तरीके क्या होते हैं कि आए वास्तविक संख्या पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करा दिए, मैराथन क्लास खत्म। बच्चे उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट मतलब भागते चलते हैं। पहले समझना है आपको कॉन्सेप्ट को, पहले कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराइए सर, उसके बाद क्वेश्चन समझाइए, फिर हम क्वेश्चन खुद करेंगे, ऐसा तरीका होना चाहिए। देखिए अब पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है वो है आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। इसमें से 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, कैसे लिखते हैं देखिए समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड रूप होंगे, कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए या अभाज्य गुणनखंड होंगे। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, 26 और 91 इनका एलसीएम लेना है। ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने का तरीका है, इसका एलसीएम लीजिए, 2 से 30 और 2 से नहीं कटेगा, 30 में से 30, 3 7 91 और 7 1 7। अभाज्य गुणनखंड रूप निकल कर आगे 2 × 30 × 7 आंसर। ये है आपका अभाज्य गुणनखंड रूप लिखने का तरीका। जैसे कि फॉर एग्जांपल और एक आध क्वेश्चन उठाऊं मैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि 40 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि आप अगर पूरा वीडियो देख लो ना, उसके बाद मुझे बताना कि सर आपने ये कॉन्सेप्ट छुड़वा दिया। कोई भी कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छूटेगा कि जो आपसे ना आता हो, आपको ना पता हो कि इसके बारे में ये क्या चीज है।
40 और 25 का भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 40 और 25 एलसीएम ले लीजिए, 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 40, 5 25, 2 से 2 चौके 8, 5, 2 एकम 2, 5 और ये 5 एकम 5। अब इसका भाज्य गुणनखंड कैसे लिखना है मुझे? 5 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो देखिए 5 के बार आया है 2 बार, तो 5 की पावर 2 लिख दूंगा। 2 कितनी बार आया है? 3 बार, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लिख दूंगा। इस तरीके से भी आपके भाज्य गुणनखंड के आंसर्स दिए जाते हैं कि 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। तो ये तो तरीका हो गया आपका भाज्य गुणनखंड के लिखने का। एलसीएम निकालते हैं, फिर भाज्य गुणनखंड को लिख देते हैं। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें से आपका क्वेश्चन 1000% जरूर आएगा, 1000% जरूर आएगा। उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए अब चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि आपके पहले चैप्टर की जान है। पहले चैप्टर की जो जान है ना, यानी कि उसको कहते हैं कि इसमें पढ़ने के लिए क्या है, सिर्फ वही है जो इसको मैं अब डिस्कस करने वाला हूं कॉन्सेप्ट नंबर 4 के नाम से। उसको डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कॉन्सेप्ट नंबर 4 वो ये है, सिद्ध कीजिए। इससे कम से कम मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, हर तरीके से, हर एंगल से सब कराऊंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तब आप कैसे करोगे, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तब आप कैसे करोगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है क्लास 10। देखिए √5 की जगह पर आपको कोई भी नंबर हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है, √21 कुछ भी हो सकता है। मोस्टली ज्यादातर तो आपके 3 ही नंबर है जो पूछे जाते हैं, √5, √7 और √3। ये 3 ही नंबर इधर उधर होकर के आ जाते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन, इसमें टाइप होते हैं, आपके टाइप 1 मान सकते हो इसको। टाइप 1 क्या है? सिंगल नंबर है सिर्फ, इसको पर में सॉल्व करना है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? माना √5 एक परमेय संख्या है, इसको हम उल्टा सोच करके सॉल्व करेंगे। परमेय संख्या है, √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या होगी तो कैसी होती है परमेय संख्या? a/b की फॉर्मेट में होती है परमेय संख्या। a/b या p/q, यानी जो इस तरीके से लिखी होती है वो आपकी परमेय संख्या होती है। मैंने a/b मान लिया, ठीक है। जहां पर आप लिख सकते हो जहां पर a, b धनात्मक पूर्णांक है, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो, इंप्रेशन देना चाहो अच्छा, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब a/b है, इसका आप क्या कर लोगे? अब अंडर रूट को हटा लीजिए। अब कैलकुलेशन समझ लीजिए, अंडर रूट हटाना है, दोनों तरफ क्या करना होगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ में जब वर्ग करता हूं, देखिएगा दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो √5 का स्क्वायर लिखूंगा इधर a²/b²। √5 से जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर भी हट जाएगा, a²/b²। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो b² बराबर निकल कर आएगा a²/5। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर क्या निकल कर आया है? a²/5 निकल कर जो आया है, तो अब आपको लिखना है जहां पर a 5 का गुणक होगा, a क्या होगा? a क्या होगा? 5 का गुणक होगा। अतः
ए बराबर आप मान लेंगे 5c। कोई भी नंबर मान लीजिए, सी की जगह पर आप पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी कोई भी मान सकते हो। ए की जगह पर 5c मान लिया। मैंने 5 क्यों लिया? क्योंकि नीचे 5 आया। अगर ए स्क्वायर अपॉन 7 आता तो मैं लिखता यहाँ पर ए 7 का गुणक होगा। अगर 11 आता तो मैं लिखता यहाँ पर ए 11 का गुणक होगा। ये करने का तरीका है इस क्वेश्चन का कि आपको ए स्क्वायर अपॉन 5 आया तो यहाँ पर लिखोगे जहां पर ए 5 का गुणक है, वेयर ए इज द मल्टीपल ऑफ ए इज द मल्टीपल ऑफ 5, देन a is equal to 5c। a equal to 5c। 5c की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हो। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू जो 5c आपने मानी है उसको आपको इसकी जगह पर रख देना है। तो 5a का स्क्वायर है तो यहाँ पर मतलब 5c का स्क्वायर लिख जाएगा यहाँ पर। पहले तो मैं इसको यहीं पर लिखता हूं, देखिएगा ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, 5 से इसको काट दोगे तो b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, 5 कहाँ जाएगा इसके नीचे, ये हो जाएगा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे 5। अब देखिए b स्क्वायर भी 5 के b स्क्वायर के नीचे भी 5 आया, a स्क्वायर के नीचे भी 5 आया, तो मैं यहाँ लिखूंगा अतः b भी 5 का गुणक होगा। सो b is the also multiple of 5, b is the also multiple of 5, then अतः हमारी कल्पना गलत थी। हमने क्या कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी गलत निकल कर आई, क्योंकि ये भी 5 का गुणज है, ये भी 5 का गुणज है। और परिमेय संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन डिफरेंस होता है, वो कितना होता है? 1 होता है। यानी कॉमन कितना होता है दोनों नंबर्स के बीच में? 1 होता है। यानी कि परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है? 3 और 4, जिनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं, सिर्फ कॉमन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है इस तरीके की। पर इसमें क्या है, 5 इसका भी मल्टीपल है, 5 इसका भी मल्टीपल है, दोनों 5 का ही मल्टीपल है। तो मैं यहाँ लिखूंगा अतः b भी 5 का गुणक होगा। अतः हमारी कल्पना गलत थी, √5 एक परिमेय संख्या होगी। √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत थी, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये है पूरा शेड्यूल। आपको अगर मैं यहाँ पे √3 लिख देता तो आपकी ये सिर्फ जहां मैंने 5 लिखा था वहां पर आपका 3 हो जाता। तरीका सब यही रहेगा, उससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज, ये था आपका टाइप नंबर 1। बहुत ही मजेदार तरीके से मैंने समझाया। आपको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर टाइप नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल था। आपको जो हिंदी मैंने लिखी हुई है, इतने से ज्यादा आपको हिंदी नहीं लिखनी है, इतने से ज्यादा ही बोर्ड के पेपर कॉपी पे भी लिख के आनी है। और ये था इसका पूरे करने का बहुत ही अच्छा तरीका। अब आप टाइप नंबर 2 की तरफ चलता हूं। चलिए, अब ये है आपका टाइप नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके ये टाइप नंबर 2 है। पहले जो क्वेश्चन हमने किया, फर्स्ट क्वेश्चन में टाइप नंबर 1, इन कॉन्सेप्ट नंबर 4 के क्वेश्चंस के अंदर के अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर हमने जो पहला जो क्वेश्चन प्रूव किया था वो कुछ इस तरीके का था कि एक नंबर प्रोवाइड थी आपके पास, √5 हो, √3 हो, इस तरीके का। अब ऐसा हो सकता है कि इसके साथ कोई भी नंबर जुड़कर आ सकता है या कोई भी नंबर घटकर आ सकता है। तो मैं सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। पहले हम इसको समझते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कैसी होती है? 3 + 2√5 = a/b। ये क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या।
अब परिमेय संख्या a अपॉन b मैंने मान लिया। अब देखिए इसमें एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप इसका स्क्वायर करके सॉल्व करके थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, या फिर एक तरीका हो सकता है कि आप इसको यहीं से ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा लंबी लैंग्वेज में नहीं होता है, वो बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में इसको क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है। बट ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है। इसको देखिए एक तो आप स्क्वायर करके भी कर सकते हो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था मैंने कि रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना था, तो उसमें भी मैंने किया था क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन के तरीके से भी आप इसको स्क्वायर करके कर सकते हो, तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी बड़ी प्रोसेस में आ जाएगा, उससे फिर फायदा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, इसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, मत मानिए रहने दीजिए। अब देखिए 3 को इधर ट्रांसफर कर दूं मैं, 2√5 a अपॉन b माइनस 3 हो जाएगा। ऐसा करते हैं √5 तो 2 को भी इसके नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए कुछ इस तरीके से निकल कर आया, √5 बराबर 1/2 a अपॉन b माइनस 3। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि a अपॉन b माइनस 3 करने पर ये क्या निकल कर आता है, ये चीज एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ये पेपर में नहीं लिखना है आपको, ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जैसे कि a अपॉन b है, a अपॉन b क्या माना है मैंने, परिमेय संख्या मानी है, तो आप एक परिमेय संख्या में से 3 को घटाइए, परिमेय संख्या लीजिए, उसको उसमें से 3 को माइनस कीजिए। तो मैंने परिमेय संख्या ली आपकी 4/3, ये परिमेय संख्या है। अब आप देखिए इसमें से मुझे 3 को माइनस करना है, तो ये जाएगा 3 3 9/3 माइनस के 5/3, ठीक है। मल्टीप्लाई भी 2 के साथ करना है, ये माइनस के 5/6 आ गया। अब बताइए कि मैंने यहाँ पर a अपॉन b को परिमेय संख्या माना था, तो a अपॉन b को जब मैंने परिमेय संख्या माना तो मैंने अब इस तरीके की कंडीशन बनकर क्वेश्चन के अंदर आ गई। अब इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हमको समझाना है आपको। तो मैंने मान लिया a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, तो 4/3 मान लिया मैंने, 4/3 में से 3 को माइनस किया तो क्या निकल कर आई है, परिमेय संख्या निकल कर आ रही है। इसका मतलब इसका जो कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ, कोई भी नंबर हो, कोई भी a और b की जगह पर आप कोई भी परिमेय संख्या मानोगे तो ये कैलकुलेशन परिमेय संख्या ही निकाल कर देती है। क्या निकाल कर देती है, परिमेय संख्या, क्योंकि हमने इसको a अपॉन b को परिमेय संख्या माना हुआ है, इस वजह से इसकी कैलकुलेशन हमको परिमेय संख्या निकाल कर देती है। लेकिन √5 होता क्या है, √5 होता है आपका अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय। अब √5 अपरिमेय है, इधर अपरिमेय है, इधर परिमेय है, ऐसा तो नहीं हो सकता, दोनों इक्वल के साइन के साथ हैं, दोनों जो वेरिएबल्स इधर उधर दोनों है, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों पार्ट्स हैं उनमें या तो परिमेय परिमेय होना चाहिए था या अपरिमेय परिमेय होना चाहिए था, लेकिन इधर तो ये अपरिमेय है, ये तो फिक्स्ड है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इससे पहले मैंने यही चीज को प्रूव किया था। अब इधर क्या है, a अपॉन b परिमेय संख्या मानकर चले हैं, इस वजह से ये परिमेय संख्या निकल कर ही आ रही है। तो अब क्या होगा, अब हम इस जगह पर ये लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत थी, a अपॉन b परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब अगर परिमेय संख्या होती तो इधर भी परिमेय संख्या ही आना चाहिए था कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इधर अपरिमेय आ रही है। इसका मतलब ये है कि a अपॉन b परिमेय नहीं अपरिमेय ही होनी चाहिए, क्योंकि अपरिमेय को सॉल्व करेंगे तभी इधर अपरिमेय निकल कर आएगा। अब मैंने यहाँ पर परिमेय मानकर सॉल्व किया तो परिमेय ही संख्या निकल कर आई है, तो इस वजह से a अपॉन b जो हमने जो कल्पना की थी कि a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि इधर अपरिमेय है और इधर परिमेय है। तो मैंने लिखा कि हमारी कल्पना गलत थी, a अपॉन b परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। a अपॉन b परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, अतः a अपॉन b अपरिमेय होनी चाहिए, a अपॉन b अपरिमेय होनी चाहिए। इसलिए 3 + 2 √5 एक परिमेय
अपरिमेय 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपके 2020 के क्वेश्चन पेपर के एक सेट के पेपर का क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वजह से मैंने आपको उस टाइप सभी टाइप्स को नजर में रखते हुए क्वेश्चंस को बनाया है और आपको क्वेश्चन को सेट करके क्वेश्चंस को करा रहा हूं, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का डाउट ना रहे क्वेश्चंस को करते समय। अब मैंने एक नंबर का लिया, उसको समझा दिया। 3 प्लस 2 रूट 5 या 3 माइनस 2 रूट 5 भी आता, तब भी कैलकुलेशन यही होती। अब हम करते हैं कोई और दूसरे टाइप का नंबर, जब कुछ और तरीके से पूछा जाए कि फ्रैक्शनल फॉर्म में पूछा जाए, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि एक अपरिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। क्योंकि बच्चों को क्या है, अगर एक जैसे डायरेक्शन में पढ़ाऊं मैं, मान के चलिए मैं इस क्वेश्चन को करा के खत्म कर दूं, तो इसी तरीके का डायरेक्शन नहीं आपके पास मिलेगा कि आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर देंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत इस तरीके से लिख दूं, अब 1/2 इसका आपको अपरिमेय संख्या प्रूव की जाए, ये तो सर ने बताया नहीं, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो इस वजह से मैं सभी जो 3-4 टाइप्स होते हैं सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या वाले उस कॉन्सेप्ट के, तो मैं तीनों चारों टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाकर आपको अच्छे तरीके से ट्रेन कर दूंगा, ठीक है। इससे कि मैंने कहा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि गाइस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग के मतलब नहीं है। मेरा पूरे जितने भी मैं मैराथन क्लासेस लूंगा, जितने भी मैं आपके रिवीजन की क्लासेस लूंगा, उनमें सभी में आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी नहीं छोड़ूंगा, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन यार सर इसने इस टाइप का क्वेश्चन सर ने नहीं कराया, ये पेपर में पूछा जा रहा है, तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सभी तरीके के एंगल से, सभी एंगल्स के हिसाब से, जैसे एग्जामिनर ने अभी तक पूछे हुए हैं, उन एंगल्स के हिसाब से मैं आपसे सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन अच्छे से करके जाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये है आपका टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या बुक में नोट करेंगे, फिर मैं अगले टाइप की ओर चलूंगा, जिससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिले इस प्रूफ टाइप वाले क्वेश्चंस के अंदर। चलिएगा आप देखते हैं टाइप नंबर 3। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस ये लास्ट टाइप है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं आपका टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या पूछा जा सकता है आपसे। इससे ज्यादा आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि इसको प्रूफ कीजिए इसको प्रूफ कीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा आपको, ये टाइप 3 ही है। तीनों टाइप से आपके क्वेश्चन इस तरीके से, यानी आपका ये पहला चैप्टर इतनी बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा आपके पास कि आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे देगा तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब कॉन्सेप्ट है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बच्चे इसी को देख करके प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि यार इस तरीके से तो हमने नहीं पढ़ा, अगर ये बन नहीं होता सिर्फ √2 होता तो सॉल्व कर देते, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गई, इसमें ऊपर 1 आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चों का यही डाउट बन जाता है, यार भट्टे में आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। मैं हूं ना आपको समझाने के लिए कि सभी तरीके के एंगल्स को देखकर समझाऊंगा क्वेश्चन को। देखिएगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, माना
1/√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा सोचकर चलना है हमको, परिमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर हमने मान लिया a/b। ठीक है, अब क्या करना है, जहां a, b धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब a/b मान लिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट को हटा देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, 1/√2 का होल स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा a²/b², b² किधर आ जाएगा आपका, b² आ जाएगा इधर, b² बराबर a² × 2, ये किसके नीचे आ जाएगा, इस वाले के नीचे, ये हो जाएगा a² बराबर b²/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर मैं लिखूंगा का, क्या लिखूंगा, जहां, इधर लिख देता हूं, जहां b 2 का गुणक है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह 2 का गुणक है, अतः b बराबर 2c मान लेंगे, 2 या c की जगह पर मानना आपको 2 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये 2 है तो मैंने 2c लिख लिया, c की जगह पर आप नंबर कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तरीका यही है इसका। b²/2 आया है तो मैं लिखूंगा जहां b 2 का गुणक है, अतः b बराबर 2c, जैसा मैंने पहला क्वेश्चन कराया था √5 वाला, आप जाकर देखिएगा, एटलीस्ट 30 मिनट के ड्यूरेशन में मिलेगा आपको, 30-32 मिनट के में। आप इसको क्वेश्चन को देखिएगा, सेम प्रोसीजर है उसी क्वेश्चन के जैसे, b बराबर 2c, जहां b 2 का गुणक है, अतः b बराबर 2c। डायरेक्ट डिक्टो कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नंबर्स का ध्यान रखना है। नंबर्स यहाँ पर 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग काम करेंगे, 5 होगा तो 5 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर पुट कर दीजिए, b की जगह पर मैं 2c पुट करूंगा, 2c का स्क्वायर/2, ये हो जाएगा 2c², b² a² सॉरी इधर a², ये हो जाएगा c² बराबर a²/2, अतः ab 2 का गुणक है, इसलिए a व b दोनों ही, a और b, क्योंकि a भी यहाँ पर 2 का गुणक है, b भी यहाँ पर 2 का guणक है, अतः इसलिए, अतः लिख देते हैं, इसलिए वो काट देते हैं, अतः 2 a, b दोनों का ओवेनिस्ट गुणक है, अतः a/b परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्या हमने क्या मानी थी, परिमेय संख्या, तो यहां पर मैं लिख दूंगा, अतः हमारी कल्पना गलत थी, अतः हमारी कल्पना गलत थी, a/b अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता है। इतना कैलकुलेशन, इतना थोड़ा बहुत लिखना है, इसके बाद क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन भी सेम जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको सॉल्व करना है। तो गाइस, आप ये सिद्ध कीजिए वाला कंसेप्ट तो पूरा खत्म हुआ। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। पहला टाइप था आपका, देखिए इधर देखिएगा, पहले जैसा टाइप किया था कि एक नंबर, सिर्फ ओनली एक नंबर वाला, एक नंबर की जगह पर √5, √7, √11 कुछ भी हो सकता है। सेकंड टाइप था कि इसमें कुछ ऐड होकर आ जाए, जैसे कि 2 +
3 प्लस √5 ऐसा कुछ भी, ठीक है। थर्ड स्टेप था कि आपका इसको रेशनलाइज, जैसे कि इस तरीके से लिख दिया जाए फ्रैक्शनल फॉर्म में, इस तरीके का 1 2 3 तीनों कॉन्सेप्ट्स मैंने समझा दिए। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछेगा आपका एग्जामिनर। तो गाइस आई होप आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आया। थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है तो आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ, और लास्ट टॉपिक है आपके इस रियल नंबर का। इसके बाद रियल नंबर में कुछ भी नहीं है पढ़ने का, और वो बात अलग रही कि आप इधर उधर भटकते हो, इधर उधर जाते हो, कि आपकी मन की संतुष्टि नहीं मिलती है आपको कि यहाँ पर यार ये इसने तो इतना सही बताया, इतना सब कहाँ है पेपर में तो बहुत कुछ आता है। तो आप चाह सकते हो, यू आर फ्री, तुम फ्री हो इधर उधर जाने के लिए। लेकिन जो मैंने वीडियो के अंदर 1 घंटे के अंदर जितना भी आपको कंटेंट कराया है, उस 1-1.5 घंटे के अंदर उसमें उससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर चेक कर लीजिए, इससे ज्यादा तो आपको क्वेश्चन पेपर में आता भी नहीं है। इतना तो मैंने करा दिया आपको। 3 कॉन्सेप्ट उसके बता दिए, फिर HCF वाला बता दिया, यूक्लिड विभाजन बता दिया, आवाज जोड़न खंड बता दिया। अब एक और शांत और अशांत, टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव, कौन कौन सी टर्मिनेटिव होती है, कौन आपकी नॉन टर्मिनेटिव होती है, उन कॉन्सेप्ट्स को और डिस्कस करते हैं। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है, बेसिकली इसकी ज्यादा चांसेस नहीं है पूछने के, फिर भी मैं आपको उसको डिस्कस कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप में वो क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप नोट करेंगे। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया आपका, वो है आपका कौन सा, कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, लास्ट कॉन्सेप्ट है। इससे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं है। सो गाइस आपका ये सेशन खत्म होने वाला है थोड़ी देर बाद, एटलीस्ट 10 मिनट या 15 मिनट लास्ट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप सभी का, क्योंकि मैं नहीं चाहता। देखिए सेशन है तो रिवीजन है, तो इसका मतलब ये नहीं है 2-2.5 घंटे 3 घंटे का रिवीजन। अगर कंटेंट उतना ही है जितना कि 1.5 घंटे में, 1 घंटा 25 मिनट 20 मिनट में 10 मिनट में खत्म हो जाए, तो उतने ही के ही अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें टाइम ज्यादा भी लग सकता है, तो उसमें उतना भी टाइम लगेगा जितना समय उस चैप्टर को देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उतना चैप्टर उसको देंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर है आपका 5, वो है आपका शांत अथवा अशांत दशमलव, शांत अथवा अशांत दशमलव। इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं आपको, शांत दशमलव क्या होते हैं और अशांत दशमलव क्या होते हैं। बेसिकली हम इसको 9th क्लास में पढ़कर आते हैं कि शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव आपके क्या हो सकते हैं। देखिएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही मैं अगर किसी नंबर से 8 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 17 की तरह, ठीक है, तो 8 दूनी आएगा 16, बचेगा 1, पॉइंट लगाऊंगा मैं इधर, 0 आएगा, 8 8, बचेगा 2, फिर आएगा 0, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 0, 8 5 40, रिमाइंडर 0 हो गया इसका। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका 2.125 पर है जाकर आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या हो गया? ये क्वेश्चन वहां पर जाकर आपका खत्म हो गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है आपका वहां पर जाकर खत्म हो गया, यानी कि 2.125 के बाद ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली फिनिश हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा कंप्लीट खत्म। इस तरीके की दशमलव को कहते हैं हम शांत दशमलव, शांत दशमलव। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कोई नंबर जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे में, तो पॉइंट के बाद कुछ समय बाद वो अपने आप उसका रिपीटेशन रुक जाए। इसका रिपीटेशन हुआ ही नहीं, थोड़ी देर बाद ये पूरा एंड ही हो गया, तो इसका रिपीटेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव, यानी रिपीट नहीं होती है बार बार नंबर। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 3 का मल्टीप्लाई में 1 में 2, पॉइंट लगेगा, 10 आएगा, 3 3 9, फिर 1 फिर 0 3 3 9, फिर 1 फिर 0 3 3 9,
फिर एक फिर 0, ऐसे ही 3 3 3 3 3 3 बहुत ही एंड तक जाता जाएगा, यानी जहां तक आप भाग लगा सकते हो वहां तक ये एंड तक 3 3 3 3 बार बार रिपीट होगा। तो जब ये बार बार रिपीट होता है तो ये हो जाता है आपका, बार लगा देते हैं इस पर 0.3, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिव फ्रैक्शन है, यानी कि ये कैसी दशमलव है, अशांत दशमलव है। इसको क्या बोलेंगे आप, अशांत दशमलव। इसको क्या बोलना होगा, अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो होते हैं जिनके पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं होता है, कुछ समय बाद वो अपना खुद ही रुक जाती है। लेकिन अशांत दशमलव वो होती है जो बार बार वही नंबर आपका रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ये तो था बहुत ही सिंपल कंसेप्ट शांत और अशांत का। ये था 9th क्लास तक का लेवल का। अब हमारे 10th क्लास में क्या पूछेगा उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है 13/3125, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें बताना है मुझे बिना भाग किए, भाग नहीं करना है, बिना भाग किए मुझे बताना है ये शांत होगा कि अशांत दशमलव होगा। देखिएगा इसको करने का तरीका ये है कि इसके नीचे मुझे 2 × 5 की पावर्स में सेट करना है। ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन 2 × 5 की पावर में। देखिए करना कैसे होता है इसको। पहले नीचे वाले का मैं लेता हूं एलसीएम। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम 5 × 30, 5 × 10 = 25, 5 × 5 1, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 25 और 5 × 5। तो पूरा क्वेश्चन 5 5 के अंदर सेट हुआ। 5 1 2 3 4 5, ये हो गया 13 की पावर 5 की पावर 1 2 3 4 5। लेकिन अगर कौन सी भिन्न, इस तरीके की कौन सी भिन्न शांत होगी, कौन सी भिन्न अशांत होगी, इसको समझते हैं। देखिएगा कोई भी नंबर लिखा हो ऊपर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई भी नंबर ऊपर लिखा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इस जगह पर मैं ए लिख देता हूं, कोई भी नंबर हो। लेकिन अगर नीचे मैंने 2 की पावर m और 5 की पावर m कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना लिया, यानी 2 और 5 की फॉर्मेट ही रह गई नीचे, 2 × 5 की फॉर्मेट अगर नीचे की ओर बनकर आती है, ठीक है, या तो 5 बनकर आ जाए तो 2 का मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या फिर 2 बनकर आ जाए 5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन नीचे आपकी 2 × 5 ही होनी चाहिए। अगर 2 × 5 बनकर आ रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, शांत दशमलव। वो क्या हो जाएगी आपकी शांत दशमलव में चला जाएगी, क्योंकि 2 × 5 क्या 10 बन जाएगा, तो आपका शांत दशमलव को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर 2 × 5 की जगह पर आपकी 2 भी आ रही है, 5 भी आ रही है, और हो सकता है 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, यानी इन दोनों में से किसी एक नंबर को स्किप कर दिया जाए। जैसे 2 को स्किप कर दिया, अब 5 7 11 आ रही है, यानी 2 हमारे पास नहीं मिल रही है। तो इस तरीके की दशमलव हमारी अशांत दशमलव होती है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये 5 की पावर 5 है, तो मैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब तो एक ही है। अब आप देखिएगा नीचे 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, तो 5 की पावर और 2 की पावर वाला ही फॉर्मेट बना है नीचे भी, यानी ये भी 5 है, 2 है, 5 और 2 का फॉर्मेट बन गया। 5 और 2 का फॉर्मेट बन गया, इसका मतलब ये कैसा हो गया, शांत दशमलव बनकर आ गया आपका। 5 और 2 की फॉर्मेट बन गई तो शांत दशमलव बनकर आ गई। अगर 5 और 2 की फॉर्मेट नीचे की ओर नहीं बनती तो ये बन जाता आपका शांत दशमलव। फॉर एग्जांपल कोई और सवाल लेता हूं मैं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 64/455। पहले तो आपको निकालना होगा 455 का हल। 455 को सॉल्व करते हैं। 5 45, 5 × 5, 7 से आएगा 13 और 13 से ये था। अब देखिएगा मैंने इसको लिखा 64 5 × 7 × 13। अब देखिए 5 की फॉर्मेट है, ठीक है, 5 तो इसके पास अवेलेबल है, मैं इसके पास 2 को भी अवेलेबल करा सकता हूं उसमें मल्टीप्लाई करके, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे। 5 और 2 आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी फालतू नंबर्स आ रहे हैं 7 और 10, इनका मैं क्या करूं,
इनका मैं क्या करूं? अगर ये नंबर्स नहीं होते, मैं इधर लिख दूं आपके लिए, इधर लिख देता हूं कि मैंने इसको एलसीएम लिया था और मुझे निकल कर आए 5, 7, 13 और 2। ये नंबर्स निकल कर आए। देखिए 5 भी है, 7 भी है, 13 भी है। मैंने 2 को अपनी तरफ से ले लिया है क्योंकि देखिए एक नंबर है 5, जैसे कि यहाँ पर था एक ही नंबर था 5 और मुझे बनाना था 5 × 2, तो मैं 2 जितनी की मुझे जरूरत है, जैसे 5 पावर थी तो 5 पावर की जरूरत है, 5 पावर है तो 5 पावर की जरूरत है, इस वजह से मैंने 5 पावर का ऊपर 5 पावर का नीचे कर दिया, तो 5 × 2 वाली कंडीशन बन गई। इसका मतलब ये 7 है। अब अगर यहाँ पर 5 है, 7 है, 13 है, तो मैंने क्या कर लिया कि मैं एक 2 ले लेता हूँ और एक 2 ऊपर ले लेता हूँ, तो 5 × 2 की कंडीशन तो बन गई। लेकिन इसमें जो फालतू नंबर आए हैं 7 और 13, इनका क्या किया जाए? यानी 5 को और 2 को छोड़कर अगर कोई भी फालतू नंबर आता है जो कि ऊपर वाले नंबर से नहीं कटता, अब ये ऊपर इनका कोई भी इलाज नहीं है। 7 × 13, 7 × 13 आई है तो ये 7 × 13 ही रहेगी इधर, यानी 7 × 13 रहेगी। इसका कोई भी सॉल्यूशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसको हटाने के लिए, इन दोनों को नहीं हटा पा रहा हूँ नीचे से। तो इन दोनों को अगर नहीं हटा पा रहा हूँ तो ये हो जाएगी आपकी अशांत दशमलव में कन्वर्ट। क्या हो जाएगी? अशांत दशमलव में। ऐसा होता कि अगर ऊपर 49 होती, नीचे 5 × 7 होती, सिर्फ 5 × 7 होती, इतना होता, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता था कि 7 से इसको काट दूंगा, 7 आ जाएगा तो 7/5 हो जाएगा, फिर 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये 7 दशमलव, क्योंकि 5 और 2 की कंडीशन नीचे आ गई। तो 2 की कंडीशन या इनमें से एक नहीं भी होता है कि 5 है 2 नहीं है, तो मैं 2 का गुणा कर सकता हूँ, 2 है 5 नहीं है तो 5 का गुणा कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसी कोई नंबर आ जाए 5 और 2 के अलावा जिसको मैं किसी भी तरीके से नहीं हटा सकता, जैसे कि यहाँ पर 7 था, 13 था, ना तो मैं 13 को हटा सकता हूँ, इससे 64 को 13 से काट कर भी नहीं हटा सकता, इसको इससे कम करके भी नहीं हटा सकता, तो ये 7 और 13 को नहीं हटा सकता। इसका मतलब ये अशांत दशमलव में चला जाएगा, क्योंकि शांत दशमलव का केस तो सिर्फ वही बनाएंगे जब 2 और 5 भी बचेगा नीचे। अगर कोई और नंबर बच जाता है तो वो शांत दशमलव नहीं बनाएगा। आई होप आपको ये सब पूरा कैलकुलेशन मेरा समझ में आया। आप प्रीवियस थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देखेंगे तो आपको टोटल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। एक और क्वेश्चन में उठाकर चेक करके बताता हूँ आपको, देखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 15/1600 ये नंबर है आपका। पहले मैं क्या करूंगा, 1600 का एलसीएम लूंगा, ये आ जाएगा आपका 800, ये आ जाएगा आपका 400, ये आ जाएगा आपका 200, ये आ जाएगा आपका 100, ये आ जाएगा आपका 50, ये आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा आपका 5। देखिए 15 गुणा 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है। अब क्या आपको लग रहा है ये शांत होगा? शांत होगा। तो ये कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है, क्योंकि 2 और 5 की ही कंडीशन है इसके पास, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको मैं कह दूंगा शांत दशमलव। क्या कह दूंगा? शांत दशमलव, क्योंकि 2 × 5 ही है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो अलग नंबर हो, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है, तो ये कैसा दशमलव है? शांत दशमलव होगा। अब इसका सॉल्यूशन करने बैठो आप तो कैसे करोगे? नीचे की पावर सबको सेम करनी होती है, तो 2 5 की पावर तो सिर्फ 2 ही है। मैं क्या करता हूँ, 5 की पावर 4 और ले लेता हूँ, 5 की पावर 4 ऊपर दे देता हूँ, इससे 5 और 2 6 हो जाएंगे, क्योंकि पावर नीचे सेम करनी होती है, तभी हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। 15 गुणा ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगी पूरी ओवरऑल। 5 और 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 10 की पावर 6। 15 गुणा 25 करते हो तो कितना बनेगा? 25 पंजे 125 की 5 800 लगी 12, 25 1 25, 25 और 12 कितना होता है आपका? 37। 375 बट्टे में 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो 5 7 3 0 0 0 पॉइंट, तो 0.000375 ये इसका सॉल्यूशन होगा।
और आपको अगर यही पूछा है कि शांत है कि अशांत है, तो आप तो सिर्फ यहीं से देखकर बता सकते हो शांत है अशांत। अगर 2 और 5 की कोई भी कंडीशन, सिर्फ 2 ही आ रहा है तब भी आप शांत कह सकते हो, 5 ही 5 आ रहा है, कोई और नंबर नहीं आ रहा है तब भी आप शांत कह सकते हो, 2 और 5 आ रहा है तब भी आप शांत कह सकते हो। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई ऐसा भी नंबर आ रहा है जिसको मैं किसी भी तरीके से काट पीट कर किसी भी तरीके से नहीं हटा सकता, तो वो आपका अशांत दशमलव की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो गाइस, यहीं तक है आपका ये ओवरऑल सिनेरियो पूरा वीडियो का। इसमें आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर इतनी आसानी से और इतनी बढ़िया तरीका से मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप वीडियो को अंत तक देख कर आए हो तो आपको कोई भी डाउट फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिए, आप सॉल्यूशन करके देखिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपसे कोई भी सवाल फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये नहीं होता है कि सर ये मुझ पे ये नहीं हो रहा, आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तब आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो कि सर ये कॉन्सेप्ट रह गया, तो मैं देखूंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है ऐसा जो रह गया। नहीं तो मैंने आपको ओवरऑल सभी कॉन्सेप्ट बता दिए, HCF, LCM, आवाज जोड़न खंड सिद्ध कीजिए, अशांत अशांत, ओवरऑल यूक्लिड डिवीजन, सब कुछ मैंने ओवरऑल आपको कंप्लीट करा दिया। सो गाइस, ये था आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर का पूरा रिवीजन, पूरा कंप्लीट रिवीजन, कोई भी टॉपिक इसमें मैंने नहीं छोड़ा है। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत एफर्ट के साथ तैयार किया जाता है। इतना तो बनता है कि आप थोड़ा सा लाइक करके इतना तो बता दें कि क्या इसका रेस्पॉन्स है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो आपको वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि यही टाइम है आपका पढ़ने का। आप थोड़े बहुत 4 महीने 5 महीने का समय है, लास्ट 4 महीने, तो आप इनमें अगर अपना पूरा एफर्ट देते हो, पढ़ाई करते हो पूरा, यहाँ से तो आपको पूरा 100% आउटपुट मिलेगा। अगर आप 100% पूरा ओवरऑल गेन करते हो, डेली टू डेली वीडियोस देखते हो, तो आपको पूरा कंप्लीट मैथ इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि आपकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी कि आप 85+ नंबर आसानी से ला सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगला चैप्टर जो होने वाला है, चैप्टर नंबर 2 का मैराथन सेशन है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बता सकते हो कि रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। आप प्लीज ज्वाइन करें हाथ के हाथ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि ऊपर ज्यादा वीडियोस हो जाते हैं कि 5 चैप्टर का रिवीजन हो गया तो आप छठे चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो, तो शुरुआत की वीडियोस आप नहीं देखते हो, तो लगातार आप देखते हुए चलोगे तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा। तो प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। कुछ दिनों के बाद आपके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे।